जैसा कि हमने जानकारी प्राप्त की 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में अधिकतर राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप उन चंद राजपूत राजाओं में शामिल थे जिन्होंने आजीवन मुगल सत्ता के साथ संघर्ष किया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो चलिए सबसे पहले भारत माता के इस वीर सपूत के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। उनकी शासनकाल की अवधि देखते हैं। 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक उनके शासनकाल की अवधि रही। उनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1597 में, ठीक है, विक्रम संवत 1597 में उनका जन्म हुआ और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को वो जन्मे थे। उस दिन रविवार का दिन था और उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, ये आप राजस्थान के मानचित्र में देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे है राजसमंद, ये उदयपुर, तो यहाँ पर है कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद के क्षेत्र में। और यहाँ पर इनका जन्म हुआ कहाँ, कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो कटारगढ़ है वहाँ जन्मे हमारे प्यारे महाराणा प्रताप, ठीक है। बादल महल में इनका जन्म हुआ। अब ये बात आती है विक्रम संवत की कि विक्रम संवत क्या होता है। विक्रम संवत जैसा कि आपको पता है भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है, कैसे होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। तो भारतीय नववर्ष की जो ये शुरुआत करना शुरू किया, ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये शुरुआत की गई थी और इसलिए इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 57 साल ये आगे ये समय रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी देखते हैं इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। जो जयवंता बाई क्या थी, पाली के नरेश थे। अखेराज सोनगरा चौहान उनकी ये पुत्री थी। हालांकि ये सबसे बड़ी रानी थी और इस नाते अधिकार बनता था किसका, महाराणा प्रताप का राज सिंहासन पर। लेकिन उदय सिंह ने अपनी जो प्रिय रानी थी धीरज कंवर, उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ, किनके साथ हुआ। तो महाराणा प्रताप का विवाह हुआ अजबदेव पंवार के साथ, जो कि आगे चलकर अमर सिंह की मां बनती हैं। अमर सिंह का जन्म होता है और ये विवाह हुआ था 1557 ईस्वी में। मोटी मोटी जानकारी इसलिए ज़रूरी है जिससे हम चीज़ों को जोड़ पाएँ, कहानी को जोड़ पाएँ। इनका राज तिलक होता है 32 वर्ष की आयु में। और कब होता है, 28 फरवरी 1572 को होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। तो इनका राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। गोगुंदा में जो महादेव बावड़ी है वहाँ पर मेवाड़ के जो सामंत हैं और प्रजा है उन्होंने राज तिलक कर दिया जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद। तो ये जनता के द्वारा चुने गए थे, जनता ने इनको चुना था, जनता के ये प्रिय थे। क्योंकि उदय सिंह ने तो किसको घोषित कर रखा था, जगमाल को घोषित कर रखा था। लेकिन जो सामंत थे, सरदार थे, जनता थी, मेवाड़ी जनता, उन्होंने क्या किया, जगमाल को तो अपदस्थ कर दिया और किसे गद्दी पर बैठा दिया, 1572 में बैठा दिया महाराणा प्रताप को गद्दी पर। और गोगुंदा में क्या कर दिया, गोगुंदा यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उदयपुर का क्षेत्र और यहाँ ये है गोगुंदा, और गोगुंदा में कर दिया इनका राज तिलक। और कब किया, 1572 में इनका राज तिलक कर दिया गया, 1572 में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारे अध्याय के अंदर कि सत्ता के साथ प्रतिरोध या सहयोग। तो महाराणा प्रताप का मुगल सत्ता के साथ प्रतिरोधात्मक संबंध रहे, यानी उन्होंने कभी मुगलों के साथ सहयोग नहीं किया, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो संघर्ष वाले इनके संबंध रहे। तो जैसा कि मैंने बताया नागौर दरबार लगा था। नागौर दरबार में आमेर के जो शासक हैं, बीकानेर के, तो ये कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने क्या किया, मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर को ये बात नहीं जमी तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे, यानी 4 शिष्टमंडल भेजे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपकी अति लघुत्रात्मक में भी आ जाता है। चूँकि हमने देखा ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है और 4 नंबर का भी, 4 नंबर का तो आया भी हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण नाम है जो हमें याद करने हैं, साथ में इनकी डेट भी देखनी है कि कौन सा दल कब आया था। तो इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है जमा बांटो। क्या याद कर लो, जमा बांटो, जिससे इनका सीक्वेंस आपको याद रहेगा कि पहले कौन आया। तो पहले कौन आया, जैसे पहले आए जलाल खां। जलाल खां कब आए, नवंबर 1572 ईस्वी में आए। फिर माँ से मान सिंह,
फिर इन्होंने मानसिंह को भेजा कि आप जाओ, आप प्रताप को अधीनता स्वीकार करा के आओ, लेकिन ये भी असफल रहे। ये कब आए थे? जून 1573 ईस्वी में। फिर भाटो, ठीक है, तो फिर आए भैंसे भगवान दास, ये कब आए? अक्टूबर 1573 ईस्वी में आए, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए। और लास्ट भेजा गया टोडरमल को। टोडरमल को कब भेजा गया? दिसंबर 1573 ईस्वी में। लेकिन ये पूरे जो प्रयास थे अकबर के, ये सब क्या हो गए? विफल हो गए। महाराणा प्रताप ने किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है? अब अकबर क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। चारों शिष्टमंडल की असफलता के बाद अकबर अब योजना बनाते हैं कि किस तरह से महाराणा प्रताप को युद्ध में बंदी बनाया जाए। क्या तो उन्हें युद्ध स्थल पे ही मार दिया जाए या जिंदा पकड़ के क्या मुगल दरबार में प्रस्तुत किया जाए और जो मेवाड़ का साम्राज्य है उसे मुगल साम्राज्य में मिला जाए। ये अपने उद्देश्य रखते हैं और इस उद्देश्य के साथ वो युद्ध की प्लानिंग करते हैं, युद्ध की योजना बनाते हैं। और ये युद्ध की योजना बनाई जाती है अजमेर में। अजमेर में एक किला है, मैगजीन का किला, तो वहाँ पर ये योजना बनाई जाती है। जिस युद्ध को हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, उस युद्ध की योजना बनाई जाती है मैगजीन के किले में। अब इसको मैगजीन का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों के समय में ये क्या रहा? महत्वपूर्ण शस्त्रागार रहा, यहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, इसलिए इसको मैगजीन का किला बाद में कहा गया। तो इस किले में बनती है योजना। क्या क्या योजना? कि कहाँ से आक्रमण किया जाएगा, कौन कौन आक्रमण करने जाएगा। जैसे कि मानसिंह को महत्वपूर्ण जो सेनापति नियुक्त किया, मानसिंह का जो सहयोगी था वो आसफ खां को नियुक्त किया, पहला वार कौन करेगा, किधर से क्या होगा, ये सब योजना इसमें बनाई गई। अब एक बार देखते हैं कि ये मैगजीन का किला, क्योंकि मानचित्र के साथ देखते जाएंगे तो थोड़ा हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा, चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये नागौर है ना, ये यहाँ पे जोधपुर, तो और ये यहाँ पे क्या है? ये है अपना अजमेर, और ये है मैगजीन का किला जहाँ पर ये योजना बनाई गई थी। अब हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी में, इसलिए नाम पड़ा इसका हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखते हैं कैसे क्या हुआ। अकबर ने मानसिंह को बनाया युद्ध का मुख्य सेनापति और आसफ खां को बनाया उसका सहयोगी। यानी अकबर खुद नहीं आए युद्ध करने के लिए, बल्कि किसे भेजा? मानसिंह को भेजा, उनके सहयोगी आसफ खां को उनके साथ भेजा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया अपना आदि लघुत्रात्मक। हालांकि ये क्वेश्चन आया अगर 4 नंबर में कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, तो हम उसमें इसको लिखेंगे कि ये थे मुगल सेना की तरफ से। और 1 नंबर में आए तो स्पष्ट पता होना चाहिए कि मानसिंह थे मुख्य सेनापति। अब युद्ध का स्थान देखते हैं, युद्ध का स्थान क्या रहता है? तो गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं गोगुंदा और खमनोर के क्षेत्रों में, तो उनके मध्य एक घाटी है, तंग घाटी, बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है। देखो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको मानचित्र के अंदर। ये हमने देखा था, ये अजमेर है जहाँ पर योजना बनाई गई थी। ये यहाँ पे है भीलवाड़ा, और इधर है ये राजसमंद, और यहाँ पर है ये उदयपुर, नीचे फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो ये उदयपुर में तो क्या पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है अपना गोगुंदा, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप गोगुंदा, और राजसमंद में पड़ता है खमनोर। तो इनकी पहाड़ियों के बीच में एक सकड़ा, बिल्कुल सकड़ा स्थान था, जिसमें मतलब ज़्यादा सैनिक उसमें आ नहीं सकते हैं। और ये क्षेत्र महाराणा प्रताप ने जानबूझकर चुना था ये युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनकी सेनाओं की संख्या, उनके पास सैनिक कम थे और वो गुरीला युद्ध पत्ती जानते थे कि छुप करके शत्रुओं पर वार करें। यानी कम सैनिक होते हुए भी उस तंग घाटी में उनको जीत के लक्षण ज़्यादा थे, क्योंकि वो तो अधिकतर उसी क्षेत्र में रहते थे, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र को चुना गया हल्दी घाटी में। अब युद्ध क्या होता है? यहाँ से मानसिंह निकलता है, यहाँ योजना बनाई जाती है, तो यहाँ से मानसिंह निकलता है अपनी शाही सेना लेकर के। कब निकलता है? 3 अप्रैल 1576 को। कब निकलता है? 3 अप्रैल को निकलता है 1576 को। यहाँ से रवाना होता है, तो अब ये क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा। तो पहला पड़ाव डाला जाता है भीलवाड़ा मांडलगढ़ में, ठीक है, पहला पड़ाव डालती है शाही सेना। कहाँ पर डालती है? मांडलगढ़ में जानती है। फिर 2 माह तक वहाँ रहती है, उसके बाद यहाँ राजसमंद में आ जाती है, खमनोर में, ठीक है। और खमनोर में भी कौन सा गांव रहता है? खमनोर में रहता है मोलेला गांव। तो खमनोर के मोलेला गांव में ये अपना पड़ाव डालती हैं और फाइनली फिर आ जाती है ये इस युद्ध के क्षेत्र में। ये यहाँ पे युद्ध का क्षेत्र है, हल्दी घाटी का मैदान, और यहाँ पे फाइनली 18 जून 1576 को
जो प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, वो युद्ध यहाँ पर लड़ा जाता है। और किस किस में बीच में होता है? मुगल और राजपूत सेना के बीच में यह महत्वपूर्ण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं कि युद्ध में होता क्या है, कौन विजयी होता है, कौन हारता है, कौन किसके ऊपर आक्रमण करता है। यहाँ आप देख पा रहे हो पहले चरण में क्या होता है, हकीम खां सूरी के नेतृत्व में राजपूत सेना जीत की तरफ बढ़ने लग जाती है। इतना जीतती है, मतलब इतना आक्रामक वार करती है वो मुगल सेना के ऊपर कि मुगल सेना तो भागती भागती है। उनके साथ एक इतिहासकार होते हैं। हाँ, हमने देखा जैसे कि रणथंभौर के युद्ध में भी थे ना एक इतिहासकार, तो इतिहासकार जो वर्णन कर सके कि ये हुआ युद्ध के मैदान में, ये हुआ, तो इतिहासकार रहते हैं बदायूनी, वो भी भाग जाते हैं राजपूतों के इतने आक्रामक वार को देख के। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना अति लघुतरात्मक कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार साथ था, है ना? तो कौन था? बदायूनी था। तो मुगल सेना क्या करने लग जाती है? भागने लग जाती है। लेकिन क्या किया जाता है? चालाकी का प्रयोग किया जाता है। जो मुगल सेनापति होता है मेहतर खां, वो क्या अफवाह फैला देता है कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। इससे जो सैनिक अपना क्या मनोबल गिरा चुके थे मुगल सैनिक, वो उनमें दोबारा से क्या आ जाता है? आत्मविश्वास आ जाता है, जोश आ जाता है, दुगने जोश के साथ वो टिक जाते हैं कि हमारी तो दुगनी सेना आ रही है और हमारे जो सम्राट अकबर हैं वो स्वयं आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है? उनमें हिम्मत बनती है और वो ताकत के साथ लड़ते हैं। ठीक है, अब एक बात और बताऊंगी कि एक तरह से ये हाथियों का युद्ध भी था, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से महत्वपूर्ण हाथी लड़े गए थे। एक बार देखते हैं कौन कौन से हाथी लड़े गए। तो महाराणा प्रताप की तरफ से पूर्णा और राम प्रसाद नाम के 2 हाथी थे, और इधर अपन देखें मुगलों की तरफ से, तो मुगलों की तरफ से थे गजमुक्ता और गजराज। तो ये पूर्णा और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई एग्जाम में। तो ये हाथी थे। बाद में क्या होता है, जो ये राम प्रसाद हाथी होता है महाराणा प्रताप का, ये अकबर के हाथ में पड़ जाता है। तो बाद में आगे चल करके अकबर इसको अपने महत्व का समझते हैं, है ना, अपने पास रख लेते हैं और इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं? राम प्रसाद का नाम बदल कर देते हैं पीर प्रसाद। और जो मान सिंह था मुख्य सेनापति, उनके जो हाथी थे, उनके हाथी का क्या नाम था? उनके हाथी का नाम था मर्दाना। तो ये जो हाथी होते हैं ये भी युद्ध में शामिल होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं कि जो महाराणा प्रताप होते हैं चेतक पे सवार होते हैं, चेतक पे बैठे होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो मान सिंह के ऊपर वार करते हैं। और मान सिंह अपने हाथी पर, मर्दाना हाथी पर सवार होता है ना, हाथी का नाम था मर्दाना, तो उस पर सवार होता है। तो महाराणा प्रताप जब वार करते हैं भाले से, तो क्या करता है? जो ये मान सिंह होता है ये तो अपने होदे में छुप जाता है, लेकिन यहाँ हाथी की सूंड में क्या एक तलवार बंदी होती है, तो उससे क्या होता है? चेतक घायल हो जाता है। जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक, वो इसमें घायल हो जाता है। तो महाराणा प्रताप एक तरह से ये देख लो कि मुगल सेना से घिर जाते हैं, क्योंकि चेतक अब क्या हो गया? घायल हो गया। तो अब जो उनके विश्वास पात्र सरदार होते हैं महाराणा प्रताप के, क्या नाम होता है? झालामन्ना। ये क्या कहते हैं? तुरंत महाराणा प्रताप के पास आते हैं और कहते हैं कि अपना ये राजमुकुट है, राज चिन्ह है ना, ये जो भी, ये उतार के मुझे दे दो। तो इससे मुगल सेना मुझे क्या समझेगी? मुझे महाराणा प्रताप समझेगी। तो इसमें कोई मतलब जिज्ञासा वाली बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त ऐसे टीवी या ऐसे कोई सूचना प्रसारण यंत्र तो होते नहीं थे कि सबको पता चल जाए ये महाराणा प्रताप है। तो जो राजमुकुट है ना, उसी से ही समझा जाता था कि ये राजा है। तो झालामन्ना क्या करते थे? झालामन्ना ने जो राजमुकुट है वो अपने सर पे धारण कर लिया। अब मुगल सेना ने समझा कि यही महाराणा प्रताप है। पूरी मुगल सेना झालामन्ना पे टूट पड़ी और झालामन्ना क्या हो जाते हैं? वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और इधर क्या होते हैं? मामले की नजाकत को समझते हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप को भी समझ में आ रहा था कि चेतक घायल हो गया, तो इसलिए वो झालामन्ना को दे ही चुके थे राजचिन्ह, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं युद्ध के मैदान से। थोड़ा आगे चलते हैं तो चेतक घायल होता है, तो वो बलीचा गांव होता है उदयपुर का, तो वहाँ पे एक छोटा सा नाला होता है, उसको पार करते वक्त ही वहाँ पे क्या हो जाता है? चेतक परलोक सिधारत जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिय घोड़ा, जिसकी मृत्यु पर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए थे। तो चेतक की छतरी भी बनी हुई है, और ये छतरी आप देख सकते हैं यहाँ पे बलीचा गाँव में ये छतरी बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई युद्ध हो गया, अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, कौन सा पक्ष जीता, कौन सा पक्ष हारा। तो प्यारे बच्चों, इसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मुगलों की विजय हुई थी,
और इसलिए तर्क देते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे उनकी योजना अच्छी नहीं थी, इसके कारण वो असफल हुए। लेकिन कुछ इतिहासकार जो सर्वमान्य मत देते हैं वो ये देते हैं कि ये परिणाम विहीन युद्ध था। आप ये नहीं कह सकते कि मुगल सेना जीत गई थी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अकबर ने क्या कहा था कि क्या तो राणा प्रताप को पकड़ करके मेरे दरबार में उपस्थित करो या मारो, या फिर मेवाड़ का जो साम्राज्य उसे मेरे साम्राज्य में, मुगल के साम्राज्य में मिलाओ। तो इनमें से एक भी बात नहीं हुई। ना तो प्रताप को मारा गया, ना उसको मुगल दरबार में उपस्थित किया गया, ना संपूर्ण मेवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि अकबर विजित हुआ, और ना ही ये कह सकते कि महाराणा प्रताप विजित हुए। तो एक तरह से ये क्या था, अनिर्णय की स्थिति थी, कोई भी पक्ष में विजित नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि अकबर ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया था, है ना। तो वो इतने पे नहीं रुके कि हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, कोई परिणाम नहीं निकला तो ठहर के बैठ जाए, नहीं, उन्होंने उसके बाद भी प्रयास जारी रखे। ठीक है, तो क्या रहा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुछ समय तक तो जो मुगल सेना थी वो यहाँ उदयपुर गोगुंदा में रही, लेकिन उसके बाद इनके पास खाने की सामग्री का अभाव हो गया, रसद सामग्री के अभाव के कारण ये वापस से पलायन कर गई। अब प्रताप ने क्या किया, कुंभलगढ़ को, ये राजसमंद यहाँ पे कुंभलगढ़ को क्या किया, अपनी राजधानी बना लिया। और कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से वापस से जो आसपास के क्षेत्र थे उनको जीतना प्रारंभ कर दिया। कुछ क्षेत्र जो निकल गए थे हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, तो वो इन्होंने वापस से जीतना शुरू कर दिया। अब अकबर ने क्या किया, अब अकबर ने कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई दल नहीं भेजा, दोबारा से आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पूरा पूछा जाता है कि क्या क्या अकबर ने प्रयास किए महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए। तो उन्होंने शाहबाज खां, जो कि उनके मुख्य सेनापति थे, उनके नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। एक भेजी 15 अक्टूबर 1577 को, 15 दिसंबर 1578 को दूसरी बार, और 1580 में 3 बार, यानी 77, 78, 80 तीनों बार उन्होंने शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजी। तो शाहबाज खान क्या हुआ, महाराणा प्रताप को तो नहीं जीत पाया, लेकिन जो कुंभलगढ़ और आसपास के जो क्षेत्र है उन पर क्या कर लिया, उन पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद 1580 में अकबर ने भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को, लेकिन वो भी असफल हो गए, वो भी प्रताप को नहीं अधीन करवा पाए। उसके बाद होता है महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे मैराथन, मेवाड़ के मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। 1582 में क्या होता है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह वो बड़े हो चुके होते हैं, तो ये पिता और पुत्र दोनों ही युद्ध कर रहे होते हैं। तो 1582 में ये क्या करते हैं, जो शाही थाना होता है मुगलों का, कहाँ पर होता है, दिवेर के क्षेत्र में ना, राजसमंद वाले, तो दिवेर के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, उस पर धावा बोल देते हैं, और जो वहाँ सेनापति होता है, मुगल सेनापति, उसको बुरी तरह से मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। और वहाँ पर जो युद्ध होता है उसमें अमर सिंह शाही सेना को बुरी तरह से पराजित कर लेते हैं, और जो इनका कुंभलगढ़ निकल गया था ना, कुंभलगढ़ को ये वापस अपना प्राप्त कर लेते हैं। कौन से युद्ध के बाद, दिवेर के युद्ध के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दिवेर का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, तो मुगल सेना और अमर सिंह के मध्य हुआ था, 1582 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद भी अकबर ने सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी। लेकिन प्रताप क्या होते हैं, पुनः पहाड़ियों में चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। 1584 ईस्वी में ये आए थे जगन्नाथ कछवाहा, तो यहाँ पे भी अकबर को क्या नहीं प्राप्त होती, सफलता प्राप्त नहीं होती। अब्दुल रहीम खाना को भी भेज चुके, जगन्नाथ कछवाहा को भी भेज चुके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। उसके बाद क्या होता है, 1585 ईस्वी के आसपास अकबर का ध्यान राजपुताने से हट जाता है, और जो भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमा होती है भारत की, वहाँ पर ये अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। और इसी दौरान प्रताप क्या करते हैं, जो अपने क्षेत्र थे उनको वापस जीत लेते हैं। चित्तौड़ और मांडल को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लेते हैं। कितनी समय अवधि में, 1585 से 1597 ईस्वी तक, जब अकबर वहाँ पश्चिमी सीमा पर व्यस्त था उस दौरान। और प्रताप क्या करते हैं, चावंड को जीत लेते हैं, है ना, और चावंड को अब अपनी नई राजधानी घोषित कर देते हैं। तो चावंड उनकी संकटकालीन राजधानी थी। कई बार क्वेश्चन आता है, सामान्य तो उन्होंने कुंभलगढ़ को बनाया ही था, लेकिन संकट काल में जो बनाया वो उन्होंने किसको बनाया, चावंड को बनाया। अब इनका जो देहांत होता है महाराणा प्रताप का, वो किसी युद्ध के दौरान नहीं होता है, बल्कि 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं। तो इस दौरान उनको चोट लगती है, जिनके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर होती है, उनकी मृत्यु होती है चावंड में। ठीक है, वही चावंड जिनको उन्होंने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। चावंड से 11 मील दूर बांडोली में उनका दाह संस्कार किया गया। और आज
वहाँ पर उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली में स्थित है। प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अकबर की सत्ता को चुनौती दी और आजीवन संघर्ष किया और फिर भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने इनकी तुलना की यूनान के युद्धों के साथ। ठीक है, तो थर्मोपल्ली में एक युद्ध हुआ था यूनान का, तो इन्होंने क्या संज्ञा दी? हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और दिवेर को मेवाड़ के मैराथन की इन्होंने संज्ञा दी। तो बच्चों, आशा करती हूँ हमारी आज की क्लास बहुत रुचिकर रही होगी। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रावचंद्र सेन का। धन्यवाद।